अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुदस्सर बहुत ताबेदार था। मिस्कीन सा हर एक को जी कहना उसकी फितरत बन चुकी थी। एक और सिफ्त भी थी उसमें कि वो गैर हाजिर नहीं रहता था। ऐसे नौकर की कदर ना करना कुफराने नेमत होगा। ऐसे खिदमतगार कम ही होते हैं और किस्मत वालों को मिलते हैं। फिर अचानक ही वो परेशान रहने लगा और गैर हाजिर भी। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या बात है मुदस्सर, खैरियत तो है? तुम आए दिन गैर हाजिर रहने लगे हो। वो नज़रें झुकाए खामोशी से ज़मीन पर निगाह जमाए खड़ा था, जैसे वहाँ कोई सोने का सिक्का पड़ा हो। मैंने दोबारा पूछा तो बोला, जी अब छुट्टी नहीं करूँगा। भाई, मैं तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह पूछ रही हूँ, अपनी परेशानी बताओ। क्या बच्चे बीमार हैं? जी नहीं, बीवी की परेशानी है। वो घर छोड़कर चली गई है जी। घर छोड़ गई है? मगर कहाँ? किसी और मर्द के साथ। लेकिन मुदस्सर, तुम्हारे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, उसने सर हिला दिया। सबसे छोटी बच्ची कितनी उम्र की है? जी 2 साल की। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी? मेरा सांस रुकने लगा। कितनी बेरहम औरत है, बच्चे छोड़कर चली गई। मेरे मुंह से निकल गया, खुदा तुम पर रहम करे। उसने हस्बे मामूल जी कहा और चाय बनाने चुपचाप चला गया। अब मेरा ज़हन उलझ गया। औरत की खुदगर्जी की भी हद होती है। खुदा जाने उसके शौहर से नफरत की इंतहा कब हुई और आगाज़ किस वक्त से हुआ, जब वो इतने सालों की रफ़ाकत और बच्चों की मोहब्बत को ठोकर मारकर किसी और के साथ चली जाती है। मेरा जी चाहा कि उस औरत से मिलूं और पूछूं, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरा दिमाग कब और किस वजह से ख़राब हुआ कि तू अपने प्यारे प्यारे बच्चे बसा बसाया अच्छा भला घर छोड़कर चली गई? तभी मुझे मिस्कीन सूरत मुदस्सर पर तरस आया, जो अपने बच्चों और बेवफा बीवी की खातिर सारा दिन हमारे अफराद खाना के सामने जी जी करता था और हर एक का हुक्म बजा लाता था, और हम उसे 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं देते थे। अब मुदस्सर के लिए मेरे दिल में हमदर्दी बढ़ने लगी और उसकी बीवी पर गुस्सा आने लगा, जो उधेड़ उम्री में नौखेज ख्वाब सजाए घर बार को कदमों तले रौंद कर चली गई थी। मुदस्सर तो सारा दिन सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम करता है। मैं सोच रही थी कि मुदस्सर तो सारा दिन हमारे घर काम पर रहता है, फिर इसके बच्चों को कौन देखता है? बच्चों की कसम पुरसी का सोचकर मुझे तरस आने लगा। हालांकि मैंने उनको आज तक देखा नहीं था। एक दिन वो आया तो चेहरा उतरा हुआ था। अंदाज़ा हो गया कि वो तमाम रात बच्चों के साथ जागता रहा है। पूछा तो गोया हुआ, छोटी बेटी को बुखार है बेगम साहब, उसने रात भर सोने नहीं दिया। क्या तुम्हारे बच्चे माँ को याद करते हैं? इस सवाल पर वो रो पड़ा और अपने अंदर के अलाव को आंसुओं की झालर में छुपाने की कोशिश करने लगा, जो उसकी पलकों पर चमक रही थी। उसने कहा, बेगम साहब, छोटे तो नासमझ हैं, माँ को याद करके रोते हैं और पुकारते हैं, लेकिन बड़े दोनों मुझे कहते हैं, अब्बा तुम ना रोना, दफ़ा करो अम्मा को। मैं सोचती थी कि किसी दिन जुबैदा मिल जाए तो खूब लान तान करूं, उसे और समझाऊं कि ऐसा नहीं करते। खुदा ने अगर माँ के दर्जे तक पहुंचाया है तो इसकी लाज तो रखनी थी। एक दिन मैंने मुदस्सर से कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ, ताकि उसे समझाऊं कि वो बच्चों का एहसास करे। वो बोला, बीबी जी, आप इज्जतदार लोग हैं और हम कमी कहलाते हैं, आप नीच जात के मुंह ना लगे। मेरी बीवी अपने चाचा के घर है और उसका चाचा बड़ा बेगैरत है। आपका वहां जाना मुनासिब नहीं, और वो यहाँ नहीं आएगी। किस मुंह से आएगी? मैं खामोश हो गई। अब मैं उसको बहुत रियायत देने लगी थी, क्योंकि वो मुश्किल हालात में था। वो आता, देर सवेर करता, मैं कुछ न कहती। काफ़ी सारे काम खुद कर लेती और जाते हुए पका हुआ खाना उसे ज़रूर दे देती कि बच्चों को खिला देना। एक मर्द के लिए बच्चों को संभालना, जबकि बीवी घर में ना हो, बड़े जान जोखिम का काम होता है। फिर एक दिन जुबैदा ने यूनियन कौंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। उस रोज़ तो मुदस्सर वाकई रो रहा था। मैंने हमदर्दी की तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो रोते रोते निढाल हो गया। बेगम साहब, मैंने बहुत चाहा कि सुलह हो जाए, मगर उस पर इश्क का भूत सवार है। साफ मना कर दिया कि मुझे मुदस्सर के साथ नहीं रहना।
सालिस ने भी काफ़ी समझाया कि ऐसा ना करो, 4 बच्चों का सवाल है, मगर उस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुतालबा किया कि बच्चे वो रखेगी, लेकिन मैं बच्चे उसे नहीं दे सकता। जब वो तलाक मांगती है तो फिर बच्चे मैं उसे क्यों दूं? तरसे इनसे मिलने को, मैं अब मिलने भी नहीं दूंगा। जब उसने दूसरी शादी करनी है तो पराए मर्द के हवाले अपने बच्चे क्यों करूं? दुख सुख झेल लूंगा, आखिर बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक दिन वो कुछ ज्यादा अफसरदा था। 2 दिन की छुट्टी करके आया था। वजह पूछी तो बोला, बेगम साहिबा, मैंने जुबैदा को तलाक दे दी है। ना देता तो क्या करता? जब औरत बेवफाई करती है तो फिर उसे दोबारा घर में बसाना मर्द के लिए मुश्किल होता है। चंद दिन तक वो बहुत उदास और बुझा बुझा रहा। गरीब आदमी के लिए दूसरी शादी करना आसान नहीं होता, और फिर बच्चों को सौतेली माँ के हवाले करके काम पर जाना, ये सब दिल दहला देने वाले मामलात थे। मैं उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगी थी। ईद पर उनको कपड़े दिलवाए और ईदी के लिए रकम भी दी। इतवार के साथ हर हफ्ते 1 आध दिन की और छुट्टी देती कि वो बच्चों को नहला धुला सके। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने की बजाय उसे दे देती कि कल ताज़ा पक जाएगा, उसके बच्चे खा लेंगे। उनके घर में माँ तो है नहीं, बेचारा खुद जाकर पकाता होगा। सर्दियों की लंबी रातों में ये सब कुछ बहुत दर्दनाक लगता है। बच्ची माँ को याद करती होगी। वो जालिम औरत पर गुस्सा आता जिसने अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने जिगर गोशों को अपनी मोहब्बत से महरूम कर दिया था। एक दिन चौकीदार ने बताया कि मुदस्सिर की बीवी लौट आई है और हमारी पड़ोसन के सर्वेंट क्वार्टर में रह रही है। वहां वो काम करती है, बच्चे भी उसके पास चले गए हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि कितनी जल्दी उस औरत के सर से इश्क का भूत उतर गया। ये कैसी मोहब्बत थी, कैसा बंधन था जिसकी खातिर वो घर से निकली। खैर, मुझे क्या लेना देना। शुक्र है कि वो वापस आ गई। बेचारे बच्चे तो माँ के बाजुओं में समा गए थे। मुदस्सिर आया तो पहला सवाल यही किया, क्या तुम्हारी बीवी वापस आ गई है? जी, वापस आ गई है, मगर अलहदा रह रही है। बच्चे उसके लिए उदास थे तो मैंने उन्हें उसके पास जाने दिया है। तुमने अच्छा किया। मुदस्सिर, मेरे जहन में कई सवालात जन्म ले रहे थे कि वो कैसे वापस लौटी। शायद उस आदमी ने चंद दिन की झूठी खुशियां देकर जब उसका दिल भर गया तो चलता किया होगा, या शादी से मना कर दिया होगा, या औरत हासिल हो गई तो उसकी कदर खत्म हो गई। आज बहुत दिनों बाद सुनहरी धूप निकली थी। मैं बारिश और सर्दी के बाद धूप की तमाज़त से लुत्फानंदोज होने के लिए बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गई थी कि किसी के कदमों की चाप ने मुझे चौंका दिया। एक खुश शक्ल औरत 2 छोटे बच्चों के हाथ थामे मेरी जानिब चली आ रही थी। उसके गाल अंदर को धंसे हुए और आंखों में हल्के पड़े थे। गंदमी रंगत की दुबली पतली, उम्र कोई 30 बरस होगी। वो सफ़ेद रंग की चिकन की चादर ओढ़े हुए थी। आते ही अदब से सलाम किया। मैंने उसे हैरत से देखा तो वो बोली, बेगम साहिबा, क्या मुदस्सिर काम करने गया हुआ है? तुम उसकी कौन हो? इस सवाल पर वो खामोश रही। तुम जुबैरा तो नहीं हो, उसकी बीवी? हालांकि वो अब उसकी बीवी नहीं रही थी, मगर उसने मुदस्सिर का नाम इस कदर अपनाइयत से लिया था कि मैं भूल गई कि उसको तलाक हो चुकी है। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो झिझकते हुए मेरे सामने बैठ गई। छोटी लड़की यूं माँ से चिपके हुई थी जैसे उसे डर हो कोई उससे माँ को छीन ना ले। उसके मासूम बच्चे अब मेरे सामने थे। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर लाई थी। मेरी आंखें उसके बच्चों पर मरकूज थीं। निखरे हुए रंग, सुनहरी बाल, कुदरत के हसीन तोहफे थे वो। माशाअल्लाह जुबैदा, कितने खूबसूरत बच्चे अल्लाह ने तुमको दिए हैं, और तुम बदनसीब इन्हें छोड़कर चली गई थी। किस कदर पत्थर दिल हो तुम। क्या मुदस्सिर बुरा आदमी है, या तुम्हें उससे किसी सबब से नफरत है? क्या वो तुम्हें मारता है? मेरे सवालों की भरमार से वो परेशान हो गई, ताहम अंदर से बहुत पुरएतमाद लगी। ऐसा एतमाद बेवफा औरत के चेहरे पर हरगिज नहीं होता। हाँ, ऐसी औरत के चेहरे पर जरूर होता है जिसे अपनी ममता की सच्चाई का यकीन हो। तुम जुबैदा ही हो ना? यकीन होने के बावजूद मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। जी बेगम साहिबा, उसने जवाब दिया। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। शुक्र है कि तुम खुद आ गई। कैसे वापस आई हो? अगर तुम यहाँ रह जाती तो मैं ज़रूर तुम्हारी मुदस्सिर से सुलह करा देती। वो हमारा पुराना मुलाजिम है,
جی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی کہ مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورغلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا ہے کیا؟ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے، مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کے پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدثر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا، مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چاچا کا بیٹا شیدہ، وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا۔ مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تو ہمارے گھر کے سارے کام کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا، ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا، اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑھ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا، تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا؟ ایسی گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب مرے۔ میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ میرے چاچا کا گھر پاس ہی ہے، اسی وقت ان کو بلایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ مجھ کو اس بد چلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاچا منتیں کرتا رہا، میں بھی رو رو کر مدثر کو خدا کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ چاچا ناچار مجھے گھر لے آیا۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے نہ مانی اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا۔ بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی، اور یہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے، جب دیکھا کہ یہ آسان نہیں تو سندیسہ بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے لے جاؤ، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بڑے بچے تو میں نہیں دوں گا، بڑے بھی کون سے اتنے بڑے ہیں، ایک 7 سال کی اور دوسرا 5 سال کا جو اس کے پاس ہے۔ بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بچے تو اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں؟ مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں، میں نے کہا۔ میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو۔ اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو گی تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی۔ بیگم صاحبہ، ان بچوں کے ہوتے میں کیوں اور شادی کروں؟ خدا نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا، نہ دے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عجز تھا جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدثر سودا سلف لے کر آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مدثر، تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی؟ اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس جی، غلطی ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا۔
वसवसे डाल रहा था। तो इस तरह तुमने अपना घर उजाड़ लिया, कितनी बड़ी सजा दी तुमने। इसको बच्चों से जुदा कर दिया, घर से निकाल दिया और मारते भी थे। अब पछता रहा हूं। वो हाथ मलने लगा। गलती इंसान से हो जाती है, अब क्या करूं। अब सुलह हो जाए तो जैसा कहेगी करूंगा। तुमने मुझसे गलत बयानी की कि बीवी घर से भाग गई है। ऐसा क्यों किया तुमने? हालांकि आधी रात को तुमने इसको घर से निकाला था। बस जी, शर्मिंदगी की वजह से ऐसा कहा था। सच बताकर आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह तुमने अपनी बीवी को मेरी नज़रों में गिरा दिया। वो मुसलसल सर झुकाए हाथ मल रहा था। मैं इसके साथ दोबारा निकाह करने पर तैयार हूँ। क्या कहा? तुम इसे तलाक दे चुके हो? जी बीबी, यही मसला है। वो दोनों उस वक्त मुझे ऐसे बेबस नजर आए कि मेरा बस नहीं चलता था उनकी जिंदगी की डगमगाती नाव को किनारे लगा दो। अब क्या हो सकता है? अपनी किए का इलाज नहीं। जी हो सकता है, चाचा ने इसका इंतजाम कर दिया है। अच्छा, तुम जाओ, कल बात करेंगे। अभी साहब का खाना बनाना है। कुछ दिनों तक ये दोनों अलग अलग क्वार्टरों में रहते रहे, जिनके बीच दीवार थी। मैं कदरे सुकून में थी कि चलो बच्चे माँ की निगरानी में हैं। कुछ खर्चा मैं मुदस्सिर से लेकर जुबैदा को दे दिया करती थी। चंद माह बाद पता चला कि उनका दोबारा निकाह हो गया है और उनके रिश्तेदारों ने ये करवाया है ताकि बच्चे माँ बाप के साथ एक छत तले रहे। मालूम हुआ कि चाचा ने हलाले का इंतज़ाम कर दिया था। यूं उनका दोबारा निकाह करा दिया गया। मैं हैरत की तस्वीर बनी सोचती रह गई कि ये नादान लोग उजलत में पहले गलत काम कर जाते हैं और फिर उसके मदावे के लिए मजीद गलत काम जो ताउम्र गलत ही रहता है किए चले जाते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की दुरुस्ती किसी भी मुआशरे की मजबूती और उसके इस्तेहकाम के लिए एक बुनियादी और असासी अहमियत की चीज़ है। जाहिर है कि मियाँ बीवी के मेल मलाप और उसके इत्तेहाद व इत्तफाक ही की बदौलत एक नए ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है और मुख्तलिफ ख़ानदान का मजमुआ ही मुआशरा या समाज या सोसाइटी कहलाता है। लिहाजा जिन ख़ानदानों में बाहमी झगड़े पाए जाते हैं या जिनमें इत्तेहाद व यगानगत मौजूद ना हो या जिनमें मियाँ बीवी के दरमियान तफरका और इंतशार पैदा हो चुका हो, वो मुआशरा और समाज हद दर्जा खोखला होगा और बहुत जल्द जवाल का शिकार हो जाएगा। इस एतबार से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत और बाहमी हम आहंगी पैदा होना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों मिलकर अपने हकूक़ व फ़राइज़ बखूबी अदा कर सकें और अपनी औलाद की भी सही तरबियत कर सकें। एक दूसरे से कुछ न कुछ शिकायतें तो होती ही रहती हैं और ऐसा होना एक फितरी बात है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा यकसा नहीं रहती बल्कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने और जहाँ तक हो सके आपसी इख्तलाफात को कम से कम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। कहते हैं मर्द आम तौर पर शकी होते हैं। शक का एक बड़ा सबब आदत व मिजाज होता है। चुनाचे कुछ मर्द अपनी बीवियों पर बिला जवाज शक करते हैं और उन पर कड़ी निगाह रखना अपना फर्ज समझते हैं। वो उन्हें एक ऐसे पुलिसमैन की निगाह से देखते हैं जो हर शख्स को मुजरम समझता है। ऐसे शौहर अपनी बीवी को मुजरम गर्दानते और हर दूसरे दिन इससे ये तवक्को करते हैं कि वो अपनी इफ़्फ़त का सबूत पेश करे। इस किस्म के लोग बाआसानी बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। ये बीवी की हर टेलीफोन कॉल पर नज़र रखते हैं, उसके SMS से गलत मानी अखज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके मूड की तब्दीली की उल्टी सीधी तोजीह देने की कोशिश करते हैं, उसकी मुस्कुराहट के पीछे किसी का ख्याल महसूस करते, उसकी चहलकदमी को किसी का इंतज़ार समझते और उसके मेकअप को अपनी बदगुमानी की ऐनक से मशकूक बना देते हैं। जब बीवी ज़रा भी उनके सवालात का जवाब देने में चूक जाती और उन्हें मुतमईन नहीं कर पाती तो उनके शक का सांप और सरकश हो जाता है। एक वक्त आता है शक का ये अजदहा पूरे ख़ानदान को निगल लेता है। शक का ताल्लुक माहौल से भी होता है। बाज़ औक़ात एक बंद माहौल में रहने वाला शख्स बाआसानी बदगुमानी की जानिब माइल हो जाता है और अगर बीवी ज़रा आज़ाद माहौल की हो बस फिर तो मामला ख़राब। बीवी का किसी से हंसकर बात करना, किसी की बात पर मुस्कुरा देना, किसी की तारीफ में दो बोल बोल देना, किसी पर तबसरा कर देना,
ایک تنگ نظر میاں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہر آنے والا دن بیوی کو ایک بے حیا عورت کے روپ میں پیش کرتا رہتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بدگمانی میں طرح طرح کی باتیں سوچتا اور الٹے سیدھے اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اس کی بدگمانی کبھی اس کی مردانگی پر سوالیہ نشان ڈالتی، کبھی بیوی کے کردار کو برا پیش کرتی، کبھی بیوی کی بے تکلفی کو فحاشی گردانتی، تو کبھی اس کی سرگرمیوں کی ٹوہ لینے پر اکساتی ہے۔ بیوی سے بدگمان ہونے کی ایک اور وجہ کوئی واقعہ، قصہ، ڈرامہ یا کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی فلم سے متاثر ہو کر میاں اپنی بیوی کو اسی روپ میں دیکھنے لگ جاتا ہے جس میں ایک بے حیا عورت کے کردار کو دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اب اسی مفروضے پر جب وہ روزمرہ کا جائزہ لیتا ہے تو بیوی کی بہت سی باتیں اس کردار سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی اس بے حیا کردار کی طرح فیس بک بھی استعمال کرتی، واٹس ایپ بھی چلاتی، ای میل بھی کرتی اور SMS بھی بھیجتی نظر آتی ہے۔ اسے اپنی بیوی بالکنی میں بھی کھڑی دکھائی دیتی اور کبھی چھت پر جاتی نظر آتی ہے۔ اب اسے یہ خیال آتا ہے کہ کسی طرح بیوی کی جاسوسی کرے۔ اس جاسوسی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جو شک کو قوی کر دے۔ اس کے بعد اعتماد متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدگمان شخص اس مفروضے پر سوچتا ہے کہ اس کی بیوی غلط راہوں پر جا رہی ہے۔ یہی اصل خرابی کی جڑ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شخص کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ شک غلط بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عام اصول کے تحت ہر شخص کو شک کا فائدہ دینا چاہیے اور اسے اس وقت تک بے قصور سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کے قصوروار ہونے کے قوی ثبوت نہ مل جائیں۔ بدگمانی کے کئی حل ہیں۔ اول تو بدگمانی جب بھی پیدا ہو تو اسے پہلے مرحلے پر جھٹک دینا چاہیے۔ اگر اس سے کام نہ بنے تو بدگمانی کی وجہ معلوم کر کے اس کا قلع کما کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر شک بہت قوی ہو تو اسے بات چیت کے ذریعے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس سے رشتے میں دراڑ کی بجائے مضبوطی پیدا ہوگی۔ اگر معاملہ اس سے بھی حل نہ ہو تو چند بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر سماجی دباؤ کے تحت کام کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہ ہو تو کیا کریں؟ فرض کریں ایک شخص کی بیوی واقعی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، تو جذبات سے قطع نظر ہو کر دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں اور حل نہ ہونے کی صورت میں خوش اسلوبی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو ناظرین، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔